हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ प्रिपरेशन बाय सचिन सर। तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम इस यूट्यूब चैनल पे, ये मेरा नया चैनल है, कुछ वक्त पहले ही मैंने बनाया है। हम इस चैनल पे जो कम्पिटिटिव मैथ में आता है, वन डे एग्जाम के लिए जो भी मैथमेटिक्स आता है, अर्थमेटिक एडवांस, वो सभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से। लगभग डेली बेसिस पे वीडियो डालने की मेरी कोशिश रहती है। तो मैंने काफ़ी चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, और काफ़ी चैप्टर को हम पढ़ा भी रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम हो आपका, या बैंकिंग प्री हो या मेंस हो, सभी के लिए मैं कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, माय नेम इज सचिन चौधरी। आई टीच इन दिल्ली मुखर्जी नगर ऑफलाइन, एंड आई हैव मोर देन 10 years of teaching experience, and I cleared banking examination। तो मैं आपको यहाँ पे क्वांट पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा ही रहा हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग, अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं सेंड करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, स्टूडेंट्स को, वो आपको भी पता चल सके। और अगर आप हमसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं या कोई और बात है जो भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 8439613488। ये मेरा ही नंबर है। आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। कौन सा चैप्टर? प्रोबेबिलिटी चैप्टर, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। इससे पहले 10 क्लासेस में मैंने वो पढ़ाया है, लगभग 10 घंटे का कंटेंट दिया है, जिससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 99% ये कंफर्म है। 1% की तो गारंटी हम नहीं कह सकते, लेकिन उससे बाहर नहीं आएगा। तो आप देखिएगा कैसी वीडियोस हैं, कमेंट कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, देखिएगा किस तरीके से, किस लेवल का मैंने आपको परमुटेशन पढ़ाया है। और अब उसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाने की। तो चलिए हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सब टॉपिक जो मैं इसके हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी में हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बेसिक टर्म्स के बारे में जानना होता है, बेसिक बातों के बारे में जानना होता है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक पता होना चाहिए आपको। दूसरे नंबर पे एक प्रोबेबिलिटी के अंदर होती है एडिशन थ्योरम। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि एडिशन थ्योरम क्या होती है। तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, बेसिक बातें एडिशन थ्योरम। एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। उसके बाद चौथे नंबर पे हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। पांचवें नंबर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कि टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम पढ़ेंगे। उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ने के बाद इसमें आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के बारे में, बेस थ्योरम। और उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ते हैं बर्नौली ट्रेल, बर्नौली ट्रेल, या बाइनोमियल थ्योरम भी आप कह सकते हैं। वैसे बर्नौली ट्रेल ही इसका नाम है, बस मैं लिख देता हूँ बाइनोमियल फॉर्मूला बेस, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम की तरह है, बाइनोमियल थ्योरम की तरह है। तो बाइनोमियल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन, तो बर्नौली ट्रेल एक्चुअल में ये है। और सबसे बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीएल के आप ट्राई करेंगे, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग के ट्राई करेंगे। तो ये पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में जानना चाहिए, कि बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एडिशन थ्योरम इसके अंदर क्या रोल प्ले करती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम क्या है,
बर्नौली ट्रेल, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, और उसके बाद जब आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सबसे बाद में आपको करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। बेसिकली आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर तीन तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक बॉल बेस्ड क्वेश्चन, बॉल बेस्ड क्वेश्चन। एक आपने देखे होंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। एक देखे होंगे आपने कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। एक आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर देखे होंगे डाइस रिलेटेड प्रॉब्लम। तो बेसिकली इन पे एग्जामिनर ज्यादा फोकस करता है, बॉल बेस, डाइस वाले, कॉइन वाले और कार्ड वाले क्वेश्चन को। हालांकि पूछ कुछ भी सकता है, और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर फ्रेम होते हैं, लेकिन बेसिकली इन पे ज्यादा फोकस रहता है, तो इनके क्वेश्चन हम भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी आखिरकार क्या होती है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो आपने प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला देखा होगा कि पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। ये एक फॉर्मूला है। कहाँ से आया, क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया। इसी को आसान भाषा में कुछ लोग, कुछ टीचर या हम लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम, एंड अपॉन में लिख देते हैं टोटल आउटकम। आप यकीन मानिएगा प्रोबेबिलिटी आप पूरा पढ़ें, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। फेवरेबल आउटकम एंड उसके बाद अपॉन में टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम। ये भी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ये भी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ये भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो देखिएगा आखिरकार ये फॉर्मूला क्या है, कैसे आता है, और प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी का मतलब खाली ये है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी चीज के होने या ना होने के चांसेस। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो किसी भी चीज के होने या ना होने के जो चांसेस हैं, किसी भी चीज के होने या ना होने की जो परसेंटेज है, वही हमारा एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान के चलिए आपसे मैं कहूं कि आप एक कॉइन को टॉस कीजिएगा, तो इस पे हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो आप कहेंगे कि सर कॉइन्स पे होता है हेड और टेल। तो अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब दोनों के चांसेस क्या है, बराबर बराबर चांसेस है। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा, बराबर बराबर चांसेस कब है किसी भी चीज के, कि जब वो एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन का मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं कर रखा है। जब वो एक फेयर कॉइन है, कि एक अच्छा फेयर कॉइन है, एक सही सिक्का दिया, उसमें कोई फेर बदल नहीं कर रखा है, और उसे आप अगर टॉस करते हैं, तो हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने की टेल आने के चांसेस हैं। कुल मिला के जो टोटल होता है परसेंटेज में, वो 100% होता है। तो आप कहेंगे 50% चांसेस है कि हेड आएगा, और 50% चांसेस है कि टेल आएगा। बराबर बराबर चांसेस है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक डाइस है, आप जानते हैं डाइस के जो फेसेस हैं उस पे 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो आप जानते हैं कि 1 आने के उतने ही चांसेस है जितना 2 आने के हैं, जितना 3 आने के हैं, जितना 4 आने के हैं। तो सभी नंबर के आने के जो चांसेस हैं वो बराबर बराबर है। इसका मतलब डाइस में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन मान के चलिए अगर हम डाइस को एक तरफ से घिस दें, या कुछ ऐसा कर दें डाइस के साथ कि जब हम थ्रो करें तो कुछ नंबर के आने के चांसेस ज्यादा हो जाए, तो उस तरीके की डाइस को हम बोलते हैं अनबाइस्ड डाइस। अनबाइस्ड डाइस एक होता है, अनबाइस्ड डाइस मतलब जो कि फेयर डाइस होता है। और एक होता है बाइस्ड डाइस। बाइस्ड डाइस का मतलब है कि उसमें फेर बदल क्या हुआ है। तो आपने देखा होगा फेयर कॉइन लिखा होता है कई जगह, या फेयर डाइस लिखा होता है कई जगह, लेकिन अगर कई जगह ऐसा लिखा हो कि बाइस्ड डाइस, मतलब उसमें कुछ फेर बदल कर रखा है, तो कुछ नंबर के आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अपने हिसाब से मैं जिस नंबर को ज्यादा चाहता हूँ उसी हिसाब से मैं डाइस को डिजाइन कर लेता हूँ, तो वो होता है बाइस्ड डाइस। ठीक है। तो हमने जो भी अपना आज तक 10th 11th 12th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उसमें हमने जो चीजें पढ़ी हैं, वो जहां तक है 99% हमने पढ़ी थी फेयर कॉइन, फेयर डाइस, जिनमें कोई फेर बदल नहीं है। मतलब सब नंबर के या हेड या टेल आने के बराबर बराबर चांसेस हैं, तो उसी को हम यहाँ पे डील करते हैं। हालांकि मैं एक दो सवाल
बाइस्ड डाई पे भी कराने वाला हूं, ताकि अगर एग्जाम में कोई टफ सवाल भी आए तो भी आप कर पाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है परसेंटेज। और परसेंटेज आप जानते हैं किसी भी चीज अगर कोई इम्पॉसिबल चीज होगी तो वो नहीं हो पाएगी तो वो 0% होता है। और कोई चीज है जो होनी कन्फर्म है तो वो 100% होता है। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी के जो चांसेस है वो हमेशा 0 से 100% के बीच ही होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कितने परसेंट चांसेस हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक डाइस को रोल किया या मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो इस पे 7 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप कहेंगे कि सर 7 नंबर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि जो चीज नहीं हो सकती है वो इम्पॉसिबल है, इसका मतलब वो नहीं हो पाएगी। तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। 0% का मतलब क्या होता है, 0। और अगर मैं कहूँ कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो आप बताइएगा कि डाइस पे जो नंबर है वो हमेशा 7 से छोटा है। तो आप जानते हैं कि डाइस पे जितने भी नंबर है वो सब 7 से छोटे ही होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा होना तय है, ये 100% होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। जो चीज होनी कंफर्म है उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। और जो चीज होनी कंफर्म नहीं है उस बात की प्रोबेबिलिटी होती है 0। बात समझ में आ रही है। या मैं कहूं कि आपने कोइन को टॉस किया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आप बताइएगा कि हेड आए या टेल आए। आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा एक कोइन को आपने थ्रो किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप बताइएगा कि उस पे हेड आए या टेल आए। तो आप कहेंगे ऐसा होना तो कंफर्म है, जब आप एक कोइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। इसका मतलब ऐसा होना तो तय है, कंफर्म है। इसका मतलब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। लेकिन अगर मैं कहूँ आप एक सिक्के को उछालते हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइएगा कि हेड आए। तो आप जानते हैं कि सिक्के पे दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जो टोटल आउटकम है वो दो है, कि दो तरीके हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और मैंने कहा इस पे हेड आने के चांसेस कितने हैं, या हेड आने की परसेंटेज कितनी है, या हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप कहेंगे एक ही बार है, दो में से एक पे ही हेड आ सकता है। तो ये जो चांसेस हैं ये कितने हैं, 1/2 है। तो 1/2 को हम कह सकते हैं 50% चांसेस है कि हेड आए, और 50% ही चांसेस हैं कि टेल आए। क्योंकि फेयर कोइन है तो टोटल दो आउटकम में से एक ही तरीका है कि टेल आए। तो हेड आने के अगर 50% चांसेस हैं तो टेल आने के भी 50% चांसेस यहाँ पे हुए। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज होना या ना होना, कि अगर कोई भी आप कोइन उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा। तो एक चीज तो होनी तय है। तो किसी भी चीज के होने या ना होने का जो सम है वो हमेशा 100% होता है। कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का होना या उस चीज का ना होना। इसका मतलब ई नोट, जिसे हम डिफाइन करते हैं ई नोट से, किसी भी चीज के होने को ई से, किसी भी चीज के ना होने को ई नोट से डिफाइन किया जाता है। तो इन सब का जो सम है वो 100% होता है, जो कि 1 होता है। जैसे किसी को पता है कि कोइन जब आप उछालते हैं तो हेड आने के चांसेस हैं 1/2। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। तो कोई आपसे पूछे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1। तो हमको ये चाहिए कि हेड आने की पता है और हेड ना आने की पूछी गई है। तो अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। तो हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई इस सवाल में, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, 1/2। यहाँ तक आपको बड़ी बेसिक बात है, चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम इसकी कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा टर्म्स के बारे में। सबसे पहले मैं अगले पेज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा, एक टर्म लिखी होती है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की बात अगर मैं करूं कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो ऐसा कोई भी टास्क जो आप करते हैं, ऐसा कोई भी टास्क जिसके वेल डिफाइन आउटकम होते हैं, ऐसा कोई भी टास्क जिसके वेल डिफाइन आउटकम आए।
वेल डिफाइंड आउटकम आए, उसे प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या बोला गया है, एक्सपेरिमेंट। ऐसा कोई भी काम जिसके वेल डिफाइंड आउटकम आए। तो वेल डिफाइंड आउटकम का मतलब होता है ऐसा आउटकम जो सभी की नजरों में सेम हो, ऐसा आउटकम जो सभी की नजरों में सेम हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कोई क्लास के अंदर मान लीजिएगा 10 स्टूडेंट है और मैं कहूं कि इन 10 स्टूडेंट में रवि सबसे इंटेलिजेंट है, तो ये केवल मेरी राय है, ये वेल डिफाइंड आउटकम नहीं है। किसी की नजरों में हो सकता है विकास हो, किसी की नजरों में हो सकता है प्रकाश हो, किसी की नजरों में हो सकता है कोई और स्टूडेंट हो, तो सबके लिए अलग अलग है। तो ये वेल डिफाइंड आउटकम नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसा प्लेयर बता दीजिए इंडिया का जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता हो और जिसके सबसे ज्यादा जिसने सेंचुरी लगाई हो, तो आप कहेंगे ऐसा सचिन तेंदुलकर है। बोलो है या नहीं? तो ये सभी की नजरों में सेम आंसर आएगा, सभी की नजरों में, सभी के ओपिनियन में सभी का आंसर सेम होने वाला है कि हाँ, इंडिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है उसमें सबसे ज्यादा जो सेंचुरी है वो सचिन तेंदुलकर की है। तो इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड, ये टर्म होती है वेल डिफाइंड, जो सबकी नजरों में सेम हो। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है ऐसा टास्क जिसके वेल डिफाइंड आउटकम आए। आउटकम का मतलब नतीजे, ये होता है एक्सपेरिमेंट। लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर चीजें पढ़ी होंगी, टर्म लिखा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो लिखा होता है लेकिन क्या लिखा होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम पे, जिसके आउटकम पे हमारा जोर ना चले, या जिसका आउटकम क्या आएगा ये मुझे पता ना हो। क्योंकि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आउटकम तो आएगा, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सॉरी, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आउटकम तो निकल के आता है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके आउटकम पे हमारा बस नहीं है, हमें नहीं पता है क्या आने वाला है। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इस पे हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपको नहीं पता है कि क्या आएगा, इस पे आपका कोई बस नहीं है। जैसे आपने एक डाइस थ्रो करा तो इस पे एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा, ये फिक्स नहीं है कि क्या आने वाला है, इस पे आपका कोई जोर नहीं है कि क्या आउटकम आएगा। तो ऐसे आउटकम को बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ पा रहे हैं क्या? तीसरे नंबर की बात करते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। इसमें एक टर्म होती है सैंपल स्पेस। कि सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने ये टर्म सुनी होगी, व्हाट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल आउटकम। सेट ऑफ ऑल आउटकम, जो भी आउटकम आए हैं उनका जो सेट है उसे हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, सैंपल स्पेस। कोई भी आपने टास्क किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके जो आउटकम आए उन सभी आउटकम का जो सेट है वो है सैंपल स्पेस। जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, आपने टॉस किया वन कॉइन, तो वन कॉइन अगर आप फेयर टॉस करते हैं, कुछ नहीं लिखा तो फेयर कॉइन है, तो दो आउटकम आ सकते हैं, आप जानते हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो ये जो दोनों है इनका जो सेट है, अगर मैं बनाऊं तो सेट का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर हम इस मिडल ब्रैकेट की तरह बना दें तो ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस, सभी आउटकम का सेट। जैसे आप जानते हैं कि जब आप टू कॉइन टॉस करते हैं, दो कॉइन जब आप टॉस करते हैं, तो एक कॉइन पे टोटल आउटकम जो होते हैं, एक कॉइन पे जो टोटल आउटकम है वो कितने होते हैं, तो टोटल आउटकम होते हैं दो। लेकिन जब आप दो कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम क्या होते हैं, आप जानते हैं, या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो ये टोटल आउटकम क्या होते हैं, चार। तो ये सैंपल स्पेस कितने हुए, चार। तो इसके अंदर कोई पूछे सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट हैं, तो आप कहेंगे इस सैंपल स्पेस के अंदर दो पॉइंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस का पॉइंट। जब आपने दो कॉइन टॉस किए तो टोटल आउटकम आए चार, तो इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट हैं, तो सैंपल पॉइंट कितने हैं, चार। तो सैंपल पॉइंट होता है जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो सभी, जितने भी नंबर इसके अंदर है वो सभी क्या कहलाते हैं, सैंपल पॉइंट। तो टोटल चार होंगे। तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले कॉइन पे हेड या टेल आता है तो दो आउटकम आते हैं,
एंड इसका मतलब प्रोडक्ट, क्योंकि आपको तो दो कॉइन टॉस करने हैं तो दूसरे पे भी कितने आएंगे, 2 × 2, कि पहले पे हेड या टेल में से कुछ आता है एंड दूसरा भी टॉस करना है उस पे भी हेड या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4। ये सब बातें मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताई थी कि कहाँ प्रोडक्ट लगेगा, कहाँ एडिशन होता है। बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट जो भी हमने आज तक पढ़ा था 10th 12th में, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो कोइन है, जो भी कोइन आप टॉस कर रहे हैं, एक कोइन टॉस कर रहे हैं या आप दो कोइन टॉस कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ये कोइन कैसे है, ये कोइन डिफरेंट है या आइडेंटिकल है, तो स्टूडेंट 11th 12th तक पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो आपने 11th 12th तक टोटल अभी तक पढ़ा है वो आखिरकार आइडेंटिकल कोइन थे या वे डिफरेंट कोइन थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोइन के सामने कुछ भी मेंशन नहीं होता है, नथिंग इज मेंशन, तो वो हमेशा डिफरेंट कोइन की बात करता है, क्योंकि जब डिफरेंट कोइन है तभी दो कोइन के जो टोटल आउटकम आए हैं वो 4 आए हैं। कैसे? कि दोनों पे हेड बिल्कुल सही, दोनों पे टेल बिल्कुल सही, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। आप पहला दूसरा तभी कर पाते हैं स्टूडेंट जब आप उनमें अंतर पहचान पाते हैं, जब आपको ये पता होता है कि दोनों कोइन डिफरेंट है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो कोइन हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे भी हो सकते हैं, एक लाल कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक पतला है, एक मोटा है, एक छोटा कोइन है, एक बड़ा कोइन है, कि आप उन्हें पहचान पा रहे हैं। कि जैसे मैंने आपसे कहा कि दो कोइन है, रेड पे हेड है और ग्रीन पे टेल है, और दूसरी बार जब आपने टॉस किया तो आपने देखा कि रेड पे टेल आया है सर, ग्रीन पे हेड आया है, तो आप अंतर पहचान पा रहे हैं। कि जैसे कमरे के अंदर दो कोइन है, आप इस बात को गहराई से समझिएगा, दो कोइन है और रेड पे हेड है, आपने देखा ग्रीन पे टेल है, आप फिर से बाहर गए, मैंने कहा फिर से आप अंदर आइए, देखिएगा कि क्या ये सेम आउटकम है, तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि जब मैं पहली बार देख के गया था तो रेड वाले पे हेड था, लेकिन इस बार तो रेड वाले पे टेल है। तो जब आप पहला दूसरा कर पाते हैं, जब आप चीजों में अंतर महसूस कर पाते हैं डिफरेंट, तभी आप पहला दूसरा बता पाएंगे यहाँ पे। तो टोटल आउटकम होते हैं 4। लेकिन अगर ये दोनों कोइन आइडेंटिकल लिख देता, अगर ये दोनों कोइन आइडेंटिकल लिख देता, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो हमेशा डिफरेंट है। लेकिन अगर आइडेंटिकल कोइन लिख दे तो कितने आउटकम होंगे, तो आप इसमें अंतर समझना कि एक आउटकम होगा कि दोनों पे हेड आएगा, एक आउटकम होगा कि दोनों पे टेल आएगा, और ये जो दोनों आउटकम हैं ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये एक ही आउटकम माना जाएगा। चाहे आप हेड टेल लिख दें, चाहे आप टेल हेड लिख दें, ये एक ही आउटकम माना जाएगा। तो टोटल आउटकम यहाँ पे हो जाएंगे 3। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझें कि ये दोनों एक क्यों है, क्योंकि अगर दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जैसे दो सिक्के हैं, आप ध्यान से देखना, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल, दोनों रेड कलर के हैं, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो मैं उछाल रहा हूं, मैंने कहा कि भाई, मैंने दोनों कॉइन को उछाल दिया, मैंने बाहर से एक लड़के को बुलाया कमरे के अंदर, मैंने कहा देखिए क्या इस पे लिखा है, तो वो कहेगा दोनों पे हेड है, दोनों रेड है, दोनों एक जैसे हैं, सेम है, टिकटो हैं, दोनों पे हेड है, कि सर ठीक है। मैंने कहा बाहर चले जाइए, दोबारा से आइए। अब वो दोबारा से आया, तो अब दोनों पे टेल है, तो मैंने पूछा क्या ये अलग आउटकम है, वो कहेगा बिल्कुल, पहले दोनों पे हेड था अब दोनों पे टेल है। मैंने कहा ठीक है, फिर से बाहर जाइए, फिर से अंदर बुलाया, तो एक रेड वाले पे हेड था, एक रेड वाले पे टेल था। मैंने कहा आइए देखिए क्या ये भी अलग है, वो कहेगा बिल्कुल ये भी अलग है सर, क्योंकि जब मैं पहली बार आया तो दोनों पे हेड था, जब मैं दूसरी बार आया तो दोनों पे टेल है, इस बार एक पे हेड है एक पे टेल है। मैंने कहा ठीक है, फिर से चले जाइए, फिर से आया वो, क्योंकि इस बार जो मैंने कॉइन टॉस किया था जिस पे हेड आया था उस पे तो टेल आ गया, और जिस पे टेल आया था उस पे हेड आ गया। मैंने कहा फिर से आइए, क्या ये अलग आउटकम है, तो वो कहेगा कि सर नहीं, क्या बात कर रहे हो, तो वही आउटकम है। मैंने कहा कैसे, कि एक पे हेड था एक पे टेल था, अभी भी हेड है एक पे टेल है। अब उसे ये नहीं पता है कि पहले जिस पे हेड था उस पे टेल आया है या नहीं आया है, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पा रहा, उसको केवल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। उसे बस ये दिख रहा है कि भाई हेड और टेल था, एक पे हेड एक पे टेल, इस बार भी एक पे हेड एक पे टेल था। उसे ये अंतर महसूस नहीं होगा कि ये आउटकम सेम है। लेकिन जब अलग अलग सिक्के होते हैं तो आप पहचान पाते हैं कि रेड पे हेड था
और ग्रीन पे टेल था, लेकिन इस बार रेड पे टेल है और ग्रीन पे हेड है। तो जब अलग अलग पहचान है तो ये अलग अलग आउटकम होते हैं, और जब पहचान नहीं पाते हैं आप, आइडेंटिकल होते हैं, तो दोनों को एक माना जाता है। ये बहुत गहरी बात है, और काफी स्टूडेंट, हमने 11 12 तक पढ़ लिया था, हमें भी ये बात नहीं पता थी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डिफरेंट कोइन है, क्योंकि हमने उस गहराई से कभी पढ़ा नहीं था। तो सेम अगर हम बात करें तीन कोइन के केसेस की, अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो तीन कोइन है, अगर ये डिफरेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो इस पे टोटल आउटकम कितने होंगे? कि सर पहले सिक्के पे हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, एंड दूसरे सिक्के पे भी हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, एंड तीसरे सिक्के पे भी हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम तो आने वाले हैं 8। मैंने कहा ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर एक कोइन होता है तो उसमें टोटल आउटकम कितने आते हैं? तो दो आउटकम आते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा सा लगे, आप अलग अलग इन चीजों को जान पाए। जब एक कोइन होता है तो टोटल आउटकम होते हैं दो, तो मैं इसे कह सकता हूँ 2 की पावर 1। जब दो कोइन थे तो आपने देखा दो कोइन के आउटकम कितने हुए थे? 4, तो मैं इसे कह सकता हूँ 2 की पावर 2। जब तीन कोइन है तो टोटल आउटकम आए हैं 8, तो मैं इसे कह सकता हूँ 2 की पावर 3। चार कोइन होंगे तो 2 की पावर 4, और अगर एन कोइन होंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 की पावर n। एन कोइन अगर होंगे तो 2 की पावर n टोटल आउटकम होते हैं। तो अगर हमें ये लिखना हम चाहते हैं कि भाई तीन कोइन के टोटल आउटकम 8 है, 8 के 8 लिख के दिखाओ, तो आप जानते हैं एक तो ये आएगा तीनों पे हेड, और एक आएगा तीनों पे टेल। तो इसमें तो किसी को कोई समस्या दो में तो होनी नहीं चाहिए। अब आप एक और तरीके से नहीं याद रखा करें कि हेड टोटल या तो तीन आएंगे, तो तीन हेड वाले तो मैंने लिख दिए, या हेड नहीं आएगा तो जीरो हेड वाला भी मैंने लिख दिया। लेकिन जब तीन सिक्के उछालते हैं तो हेड क्या क्या आ सकते हैं? या तो जीरो, तो जीरो वाला तो लिखा है, या फिर एक हेड, या फिर दो हेड, या फिर तीन हेड, तो तीन हेड वाला भी लिखा है। तो कौन सा बचा? एक हेड वाला और दो हेड वाला। तो अगर एक पे हेड आया तो बाकी दो पे टेल आएगा, एक हेड। लेकिन एक हेड क्या केवल इसी तरीके से आता है? नहीं, ये इधर उधर शिफ्ट भी तो हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हेड दूसरी पोजीशन पे आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हेड तीसरी पोजीशन पे आ जाए। तो इसका मतलब ये तीन आउटकम ये हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तीन आउटकम ये हो जाते हैं। और अब कौन सा बचा? दो हेड वाला। तो दो हेड अगर आए हैं तो एक पे टेल आएगा। तो या तो पहले दो पे हेड, या बाद के दो पे हेड, या पहले और तीसरे पे हेड और इस पे टेल। क्या मैंने पूरे टोटल 8 के 8 आउटकम आपके सामने लिख दिए? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, 8 के 8 आप लिख चुके हैं। सेम केस होता है डाइस के साथ। सेम केस होता है डाइस के साथ कि जो हमने डाइस अभी तक पढ़ी थी, फेयर डाइस पढ़ी थी। पहली बात तो कुछ नहीं लिखा तो फेयर डाइस है। और जो डाइस है वो दोनों में हम अंतर कर पा रहे हैं। जैसे एक डाइस को जब आप रोल करते हैं तो आप जानते हैं टोटल 6 आउटकम होते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम होते हैं। एक डाइस पे 6 ही पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम दो डाइस की बात करें तो टोटल आउटकम क्या होते हैं स्टूडेंट? कि सर पहले पे 6 में से कुछ भी आ सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो 6 पॉसिबिलिटी है। एंड दूसरी डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं, उस पे भी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये होते हैं 36 आउटकम, जिसे हम बोलते हैं 6 की पावर 2। एक डाइस में क्या होता है? 6। दो में क्या होता है? 6 की पावर 2। तीन में क्या होगा? कि पहली डाइस पे 6 पॉसिबिलिटी, एंड दूसरी डाइस पे भी 6 पॉसिबिलिटी, एंड तीसरी डाइस पे भी 6 पॉसिबिलिटी। तो टोटल आउटकम कितने हो जाते हैं? 216। तो ये क्या बन के तैयार होने वाला है? 6 की पावर 3। इसे क्या मैं 6 की पावर 1 कह सकता हूँ? यस। तो अगर चार डाइस होगा तो 6 की पावर 4, और अगर एन डाइस होंगे तो 6 की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 6 रेज टू द पावर n। और इसका फॉर्मूला क्या है? 2 रेज टू द पावर n। लेकिन ये कब है? जब ये डिफरेंट है, केवल तभी है। अगर ये 36 आउटकम आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते थे हम? मैं एक बार को बता रहा हूँ ऐसे। एक, पहली पे एक आया, एक के साथ कितने आउटकम आ सकते हैं? 6। पहली पे एक ही है,
और एक के साथ दूसरी पे 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो एक के साथ 6 आउटकम आएंगे भाई। पहली पे 2 आया, 2 के साथ भी 6 आएंगे इसी तरीके से। एक एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः। तीन के साथ भी ऐसे ही 6 आने वाले हैं, तीन एक, तीन दो, अप टू तीन छः। ऐसे ही 4 के साथ, ऐसे ही 5 के साथ, ऐसे ही 6 के साथ, 6 एक, 6 दो, अप टू कहाँ तक, 6 6 तक। तो ये टोटल आउटकम जब आप देखेंगे तो ये कितने होने वाले हैं, तो ये होने वाले हैं 36। क्या ये बात यहाँ तक समझ आई? उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने डिस्कस अब करने वाला हूँ। कैसे? देखिएगा, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। अब आप देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा, जब हमने एक कॉइन उछाला था तो जो आउटकम आए थे, जब एक कॉइन था हमारा डिफरेंट, तो आउटकम कितने निकल के आए थे? दो, हेड एंड टेल। आपने कहा बिल्कुल सही। जब दो कॉइन उछाले थे हमने और दोनों कॉइन को मैं डिफरेंट मान के चला था, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा डिफरेंट है। जब आइडेंटिकल होता है तो वो लिखता है स्टूडेंट। तो कितने आउटकम है? सैंपल स्पेस में 4 पॉइंट आएंगे, हेड हेड या टेल टेल या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। जब 3 कॉइन थे तो मैंने टोटल कितने लिखे थे 3 कॉइन में? तो हमने लिखे थे 3 कॉइन में या तो तीनों पे हेड आएगा या तीनों पे हेड नहीं आएगा। 0 हेड और 3 हेड। अब एक हेड वाले 3 केसेस बने थे कुछ इस तरीके से, आप याद करिए। क्योंकि एक हेड किसी भी पोजीशन पे जा सकता है, घूम सकता है। क्योंकि यहाँ पहले पे हेड है या दूसरे पे हेड है या तीसरे पे हेड है, क्योंकि डिफरेंट है, आप अंतर कर पा रहे हैं। ऐसे ही 2 हेड वाले भी कितने आए थे? 3 केसेस आए थे। 2 पे हेड या फिर दूसरे तीसरे पे हेड या फिर पहले तीसरे पे हेड। तो इस तरीके से हमने टोटल आउटकम कितने लिखे थे? 8 लिखे थे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि जब ये कॉइन क्या थे? अलग अलग थे, डिफरेंट थे। लेकिन अगर हम आइडेंटिकल की बात करने लगे कि भाई आइडेंटिकल है, जो दो कॉइन है वो आइडेंटिकल है, तो उसके आउटकम मैंने क्या बताया, किस तरीके से क्या अंतर आया था? कि एक आउटकम तो ये आया था कि दोनों पे हेड, ठीक है। एक आउटकम आया था दोनों पे टेल, ये भी ठीक था। लेकिन ये दोनों केसेस सेम ही थे, एक पे हेड एक पे टेल। तो यहाँ पहले पे हेड, यहाँ पहले पे टेल, यहाँ दूसरे पे टेल, दूसरे पे हेड, ये अलग अलग है। जब पहला दूसरा आप कर रहे हैं तो ये डिफरेंट है। लेकिन जब दोनों सेम टू सेम होते हैं तो आप ये पहला दूसरा नहीं कर पाते हैं। बस आपको ये दिखेगा एक पे हेड है एक पे टेल है, बस। तो ये टोटल आउटकम कितने होते थे? 3। अब मान लीजिएगा 3 आइडेंटिकल है कोइन, 3 कोइन है, तीनों आइडेंटिकल है। तो अब मैं क्या करूं? तो एक आउटकम तो आएगा ये वाला, तीनों पे हेड। एक आउटकम आएगा ये तीनों पे टेल। लेकिन एक हेड दो टेल वाले जो ये तीनों केसेस हैं, ये एक ही माने जाएंगे। इसका मतलब आप इनमें से कोई सा एक लिख दें, ये एक ही माना जाएगा। और ये जो दो हेड और एक टेल वाले हैं, ये भी एक ही केसेस माने जाएंगे। तो आपने लिखा हेड हेड टेल, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे टोटल आएंगे 4। तो यहाँ पे इनकी सफलिंग नहीं होती है, इसमें इनकी सफलिंग नहीं होती है। बात ये क्लियर है क्या? ये अंतर आता है। सिमिलरली अगर हम दो डाइस की बात करेंगे तो दो डाइस पे कितने आउटकम आने वाले हैं? तो दो डाइस पे कितने आउटकम आते हैं दोस्त? तो आप देखेंगे स्टूडेंट, दो डाइस पे जब डिफरेंट था तो एक, एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, एक के साथ पांच, एक के साथ छह। ये 6 केसेस है, ये 6 केसेस है। अब जब मैं लिखूंगा ना दो के साथ एक, तो ये मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये मैं पहले लिख चुका हूं। रीजन, अब जो एक और दो है और दो और एक है, इनकी सफलिंग पॉसिबल नहीं है। इनकी सफलिंग कब पॉसिबल होती है? जब दोनों डाइस अलग अलग है। जब मैं जानता हूं कि लाल वाली पे एक है, ग्रीन वाली पे दो है। अब मैंने कहा लाल वाली डाइस पे दो है, ग्रीन वाली डाइस पे एक है, तो ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं, दोनों काउंट होते हैं।
लेकिन यहाँ बात आइडेंटिकल है, दोनों रेड कलर की है, एक जैसी है, मुझे नहीं पता किस पे क्या है, तो इनकी सफलिंग नहीं होती आइडेंटिकल में, ये ध्यान रखेंगे। तो दो एक नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, क्या दो दो लिखा जाएगा? यस, ये तो आया ही नहीं अभी तक। दो तीन लिखा जाएगा, दो चार लिखा जाएगा, दो पांच लिखा जाएगा, दो छह लिखा जाएगा। तो एक के साथ कितने आए, छह। यहाँ पे कितने आए हैं, पांच। अब आप देखिएगा, तीन से शुरुआत करता हूं, क्या मैं तीन एक लिखूं? तो आप कहेंगे नहीं, रीजन, तीन एक, एक तीन पहले ही आ चुका है। क्या मैं तीन दो लिखूं? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ देखे दो तीन लिख चुके हैं, तो इसकी सफलिंग इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकता है, ये ना लिखे, कट कर दिया। तो फिर क्या लिखे, क्या तीन तीन लिखे? हाँ, ये तो अभी तक आया ही नहीं। तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, तो इसके साथ कितने आए, चार। अब आप देखिएगा, चार एक लिखूं क्या? अब आप जान चुके हैं नहीं, क्यों, एक चार लिख चुके। क्या मैं चार दो लिखूं? नहीं, क्योंकि दो चार लिख चुके। क्या मैं चार तीन लिखूं? आप कहेंगे नहीं, देखिए लिख चुके हैं। तो क्या लिखूं, चार चार, चार पाँच, चार छः, तो इसके साथ कितने आए, केवल तीन। आगे बढ़ेंगे, पाँच के साथ केवल क्या आएगा, पाँच एक आएगा क्या? नहीं, देख लिए, लिख लिया। पाँच दो आएगा क्या? नहीं, ये लिखा हुआ है दो पाँच तो। पाँच तीन आएगा क्या? नहीं, ये लिखा हुआ है तीन पाँच तो। पाँच चार आएगा क्या? नहीं, ये चार पाँच लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, पाँच पाँच और पाँच छः, तो यहाँ कितने आने वाले हैं, दो। और अब आप जानते हैं छः के साथ सिमिलरली केवल एक आएगा, छः छः, क्योंकि बाकी सब ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ से केवल एक, तो कितने आउटकम टोटल होंगे, छः पाँच ग्यारह, चार पंद्रह, तीन अट्ठारह, दो बीस और एक इक्कीस। टोटल कितने आएंगे आउटकम, इक्कीस आउटकम आएंगे। कितने आएंगे टोटल, इक्कीस आउटकम आएंगे। तो डिफरेंट के केसेस अलग हैं और आइडेंटिकल के केसेस अलग हैं। तो दोनों चीजों को आप समझ पाए, डिफरेंट के अलग है, आइडेंटिकल के केसेस अलग हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए, जो बड़े बड़े टीचर जब पढ़ाने चले हैं प्रोबेबिलिटी को, तो आप देखेंगे कि वो आइडेंटिकल के शॉर्टकट को नहीं बता पाए हैं। आप देखिएगा, बड़े बड़े फेमस जो मिलियन सब्सक्राइबर वाले टीचर हैं, जिन्हें आप फॉलो भी करते होंगे स्टूडेंट्स, आप उन्हें देखेंगे कि जब वो आइडेंटिकल का क्वेश्चन लेके आए ना, पहली बात तो आए नहीं है सारे, लेकिन उनमें से कुछ ने हिम्मत करी आइडेंटिकल को पढ़ाने की, चीजों को बताने की, लेकिन उस तरीके से वो नहीं बता पाए हैं जिस तरीके से आपको बताना चाहिए था। आप देखेगा कि अगर छोटा सवाल है तो मैंने कर लिया, लेकिन अगर बड़ा सवाल होगा तो क्या मैं डायरेक्टली कर पाऊंगा, क्या मेरे सामने कोई ऑप्शन है, क्या हमारे मैथमेटिशियन ने कोई शॉर्टकट दिया है? तो यस। तो देखिएगा, डिफरेंट का मैंने फॉर्मूला पहले बताया कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है कोइन पे या डाइस पे, तो मैंने आप सभी को बताया कि डिफरेंट का अगर नथिंग इज मेंशन तो कोइन कैसे, डिफरेंट, डाइस कैसी, डिफरेंट। जब आइडेंटिकल लिखेगा, होगी तो लिखेगा, याद रखना। तो डिफरेंट में कोइन में आउटकम निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, टू की पावर एन, एंड डाइस में सिक्स की पावर। तो ये क्या है, फेस होते हैं कि कोइन पे कितने फेस होते हैं, दो, या तो हेड या टेल, दो फेसिस है तो वो फेसिस है। और एन क्या है, नंबर ऑफ कोइन, एन क्या है, नंबर ऑफ कोइन। तो ये फॉर्मूला है आपके सामने, फेस की पावर नंबर ऑफ कोइन। डाइस पे कितने फेस होते हैं, छह, तो ये सिक्स क्या है, फेस लिखा हुआ है। एंड इसकी पावर एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डाइस। क्या ये बात समझ में आई? तो इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं, बट अगर मैं आइडेंटिकल की बात करूं तो बहुत कम स्टूडेंट और 99% टीचर को ये फॉर्मूला पता नहीं है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। आप देखिएगा, आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल में चाहे कुछ भी हो, कोइन हो या डाइस हो, आप इस फॉर्मूले को याद रखें बस, n प्लस आर माइनस वन, सी आर माइनस, सी क्या होता है, कॉम्बिनेशन। केवल अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे। जहां n क्या है मैं लिख देता हूं, n बराबर है नंबर ऑफ कोइन, n बराबर है नंबर ऑफ कोइंस। और r बराबर क्या है, r बराबर है फेसिस, r बराबर फेसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि
टू आइडेंटिकल कॉइन और आप इसके टोटल आउटकम निकालना चाहते हैं। टू आइडेंटिकल कॉइन और आप इसके टोटल आउटकम को निकालना चाहते हैं दोस्तों। तो दो आइडेंटिकल है तो एन की जगह कितना रखेंगे आप? दो। फेसिस कितने होते हैं कोइन पे? दो। -1 सी। फेसिस दो -1 तो कितना आया? चार में से एक या तीन, C1। 3C1 कितना होता है? मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बड़े अच्छे से समझाया। तो टोटल आउटकम कितने निकल के आ गए दोस्तों? तीन। बात को समझे क्या? अगर तीन आइडेंटिकल कोइन लिखा होगा तो टोटल आउटकम कितने निकल के आएंगे? देखना, तीन आइडेंटिकल कोइन तो कितने आ जाएंगे? एन की जगह तीन, फेसिस तो दो ही है, -1 CR-1। फेसिस तो दो ही है तो पांच में से एक क्या? चार, C1। तो टोटल आउटकम कितने निकल के आए? चार। अगर 10 आइडेंटिकल कोइन है, 100 है, 1000 है, लाख है, मेरे पास तो डायरेक्ट शॉर्टकट है ना, 10 आइडेंटिकल कोइंस। तो क्या लिखेंगे? 10 है एन की जगह तो फेसिस हैं दो, -1 CR-1 तो कितना आने वाला है? 12 में से एक गया 11, C1। तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 11। क्या बात की गहराई को समझे आप? डाइस के भी निकाल के दिखाते हैं आपको, चिंता ना करें। सेम फॉर्मूला है सभी के लिए, डाइस हो चाहे कोइन हो, आइडेंटिकल का यही फॉर्मूला है, N+R-1 CR-1। जिन्होंने ये फॉर्मूले दिए हैं ना, वो है मैथ के असली विजार्ड। उन्हें मैथमेटिक्स से प्यार था, उन्होंने ये फॉर्मूले दिए हैं ना। अब ये जो आजकल यूट्यूब के टीचर है ना, जो डेली ट्रिक बना रहे हैं, ये क्या ट्रिक बना रहे हैं? ट्रिक इनसे बन ही नहीं रही है, क्योंकि ट्रिक कौन बनाता है? जो रात दिन मैथ पढ़ता हो, जिसे मैथ से एक्चुअल में प्यार हो। और आप जानते हैं आज के टाइम में स्टूडेंट पढ़ते इसलिए हैं ताकि जॉब मिले, टीचर पढ़ाते इसलिए हैं ताकि पैसा मिले। एक्चुअल इंटरेस्ट ना टीचर का रहा, ना ही एक्चुअल इंटरेस्ट स्टूडेंट का रहा। तभी इन्वेंशन होने बंद हो गए इंडिया के अंदर, तभी कोई बड़ा काम नहीं होता, बड़ी चीजें नहीं खोजी जाती। असली मैथमेटिशियन थे जैसे आर्यभट्ट, अर्थ की सरकमफ्रेंस मेजर करके दिखाई। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है ये तक बताया। असली मैथमेटिशियन थे रामानुज, जिन्होंने अपने फॉर्मूले से कैंसर का इलाज संभव कर दिखाया। ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बता दिया। तो ये एक्चुअल टीचर हैं, ये एक्चुअल इंटरेस्ट था इनका, तभी इन्होंने बड़ा किया। और ये जो आजकल आप देख रहे हैं ना मिलियन सब्सक्राइबर टीचर, कुछ नहीं बता पा रहे हैं, उल्टे सीधे तरीके बता रहे हैं और आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके। आप देखेगा कि उन्होंने आइडेंटिकल को कैसे निकाला और मैथमेटिशियन ने क्या फॉर्मूला बताया। अब मैं अगर आपके सामने ये कह देता कि ये फॉर्मूला मैंने खोजा है अपनी वर्षों की मेहनत से, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते थे जो मुझसे इंप्रेस हो जाते और कहते कि अरे सर ने तो बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन क्या एक्चुअल सच्चाई ये है? तो नहीं। ये फॉर्मूले किसकी देन है? हमारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन की देन है। तो मैं उनकी मेहनत को नहीं चुरा सकता, मैं वो झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि उनके कंटेंट को, उनके मेहनत को मैं अपने आप को क्रेडिट देके आपसे पैसा वसूल लूँ। नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। लेकिन बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर टीचर तो करते हैं, बड़ी ही सफाई से झूठ बोल देते हैं कि ये सब हमारी देन है। क्योंकि 99% बच्चे को ये पता ही नहीं होता और 99% बच्चे ही उन्हें बड़ा टीचर घोषित करते हैं। यही रीजन है कि 1/2 फ्रैक्शन बड़ी है या 1/3 इस पे मिलियन व्यू है। और जो टीचर कोई अपर लेवल चीजों को पढ़ा रहा है उस पे व्यू बहुत कम आते हैं, क्योंकि क्वालिटी समझने वाले लोग बहुत कम है आज भी। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फिर से यहाँ पे बातें करता हूँ कि दो डाइस अगर आइडेंटिकल है, आप देख लीजिएगा, उनकी वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एसएससी और बैंकिंग के इतिहास में ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको कि आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एसएससी और बैंकिंग में नहीं पढ़ाया होगा। ये मेरा आपसे प्रोमिस था और इसे मैं पूरा कर भी रहा हूँ। आप देखिएगा, अगर दो आइडेंटिकल डाइस की बात करेंगे तो एन की जगह कितना आने वाला है? दो, क्योंकि दो डाइस है। फेसिस होते हैं डाइस पे 6, -1 C। आर की जगह कितना लिख दूं? 6 -1 तो कितना फॉर्मूले में आया? 8 में से एक गया 7, C5। 7 में से 5 को सिलेक्ट करने के वही तरीके हैं जो 7 में से 2 को रिजेक्ट करने के हैं। 7 में से 2 को आप तभी चुन पाए होंगे जब 7 में से आपने 5 को वहीं छोड़ दिया होगा। तो बात दोनों सेम होती है। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम? 7 × 6 और 2 को 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक सब मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ परमुटेशन की। 10 क्लासेस हैं, आप पहले उन्हें अच्छे से देखें, तब उसके बाद आप इस क्लासेस पाएं
तो आपको डाउट कभी भी नहीं आने वाला है। तो आंसर कितना हो गया? 21। अब आप देखिएगा अगर 3 आइडेंटिकल होती तो क्या आंसर निकल के आता? तो अब आप बड़े आराम से कर पाएंगे। 3 आइडेंटिकल का आंसर क्या होगा? n की जगह 3 रखें, फेसिस 6 हैं, -1 6 -1 तो कितना होगा? 7 में से 1 गया 6, सी 5, तो 6 में से 5 को जो सिलेक्ट करेंगे, 9 -1 8, 8 सी 5। 8 में से 5 को सिलेक्ट करने का मतलब है 8 में से 3 को रिजेक्ट किया गया होगा। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 टर्म तक मैं एक्सटेंड करूंगा और 3 है तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, 6 से 6 कैंसिल हुआ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 56। अब आप देखना 3 डाइस का आइडेंटिकल का हमने कैसे निकाला और बड़े टीचरों ने, मैथ के जो ज्ञाता हैं, उन्होंने कैसे इन सवालों को किया। आप देखेगा गहराई को, डिफरेंस को आप देखेगा, आपके सामने है सब चीजें। अगर उनसे कह देते कि जिस तरीके से आप सिखा रहे हैं स्टूडेंट को, अगर 10 आइडेंटिकल हो डाइस तो फिर आप कैसे करते? तो आप तो सुबह से शाम तक आउटकम निकालने में ही लगा देते। तो क्यों ऐसी चीजें बताई जानी है बताओ? तो 10 आइडेंटिकल हैं तो n की जगह 10। ये वो टीचर हैं जो कहते हैं हाउ टू अप्रोच मैथमेटिक्स। बात को समझ पा रहे हैं क्या आप? तो आप आंख बंद करके किसी भी चीज पे भरोसा ना करें, चीजों को जान ले, अपने क्रिटिकल थिंकिंग का, माइंड का यूज करें, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं आज मैथमेटिशियन कोई बचा नहीं है, जो थे वे मर चुके हैं। यही तो कलयुग चल रहा है स्टूडेंट्स। क्या एक्चुअल में पढ़ाई से प्यार है? नहीं। अगर एक्चुअल में होगा तो क्या कुछ बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या मुझे एक्चुअल में प्यार है? नहीं। क्या आपको है? बिल्कुल नहीं। यही तो सच है। यही तो कलयुग का सच है। यही तो एक्सेप्ट करना है, लेकिन नहीं करना है क्योंकि ट्रेंड बन चुका है। हमें तो आंख बंद करके फॉलो करना है, क्योंकि जिसके पीछे ज्यादा भीड़ होगी वो बड़ा टीचर होगा। आप ये भूल ही जाएंगे कि मान के चलिए एक टीचर पढ़ाता है चपड़ासी को, एक टीचर पढ़ाता है पीएचडी मैथमेटिक्स को। पीएचडी मैथमेटिक्स के 2 बच्चे वो पढ़ा रहा है, एक टीचर यूपी पुलिस सिपाही के करोड़ों बच्चे पढ़ा रहा है। तो आपकी नजरों में तो करोड़ों बच्चे वाला टीचर बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? वो तो आईआईटी को, पीएचडी को पढ़ा ही नहीं पाएगा एक भी बच्चे को। तो एक्चुअल में तो वो है बड़ा टीचर, लेकिन दिखेगा तो आपको वो। तभी तो ये कहा गया ए टीचर इज नॉट हु हैज मास। वो टीचर कभी नहीं जिसके पीछे भीड़ है, क्योंकि भीड़ हमेशा गधों की होती है और गधों का टीचर गधा होता है। ए टीचर इज दैट हु हैज एबिलिटी। 2 बच्चे पढ़ाता है, लेकिन दोनों बच्चों का लेवल है, आईआईटी की पढ़ाई करते हैं या कैट की पढ़ाई करते हैं या पीएचडी मैथमेटिक्स करते हैं या एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं, उनका लेवल है। ये कौन सा लेवल है कि दूसरे के कंटेंट को चुरा के अपना कहना, दूसरे की ट्रिक मैथमेटिशियन की को अपनी बताना। तो ये झूठ बोलने से कभी तो पता चलेगा ना चीजों का, कभी तो पता चलेगा। नहीं तो हम बताएंगे जितना हमें पता है, हम किस लिए, हम भी तो बताएंगे। तो 10 आइडेंटिकल है तो n की जगह 10 प्लस फेसिस 6 -1 सी 6 -1। आप देखिएगा 10 और 6 16, 16 में से 1 गया 15, 15 सी 5। तो 15 सी 5 क्या आंसर होने वाला है? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10 11 अपॉन 5 का फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 1। तो इस 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से, इस 2 से मैं इसे 6 बार कैंसिल कर देता हूँ, इसे 2 बार कर देता हूँ, इसे 3 बार कर देता हूँ, और इस 2 से इसे 7 बार कर देता हूँ। तो कितना बचा? 7। और कितना बचा? 13। और कितना बचा? 3। और कितना बचा? 11। तो 13 इंटू 7 91 इंटू 3 तो 3, और 3 से 9 बार 27 इंटू 11, तो 11 से 3 बार 33। तो कितना बचा? 3। 11 सत्ते 77, 77 और 3 80, कितना बचा? 8। और 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 3003। 10 अगर आइडेंटिकल डाइस हैं तो इसके जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने होंगे? 3003। अगर यही सवाल सीजीएल मेंस में आ जाए कि 10 आइडेंटिकल डाइस हैं तो टोटल आउटकम क्या होंगे,
तो CGL का एक भी बच्चा नहीं कर पाएगा इस सवाल को, लेकिन अब आप कर पाएंगे क्योंकि आपके सामने तो फॉर्मूला है, तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, बात को समझ पाए क्या? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो जो भी हमारे टोटल आउटकम होते थे उन्हें हम सैंपल पॉइंट बोलते थे, और इसे हम क्या बोलते थे? सैंपल स्पेस। तो अब हम बात करते हैं कि जो सैंपल स्पेस है हमारा, जो हमारा सैंपल स्पेस है, मान लिया इसके अंदर ये 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिएगा 6 डाइस, एक डाइस थ्रो हुई है और उस पर टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं? 6। उन्हीं में से एक ना एक आएगा। तो अगर मैं ये सवाल पूछ लूं कि इसमें से अगर एक डाइस को आप थ्रो करते हैं तो 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या मैं कह सकता हूं कि एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या मैं कह सकता हूं अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये इसी सैंपल स्पेस में से तो पूछा जाएगा, यही तो टोटल है, तो टोटल में से ही तो कुछ पूछा जाएगा। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इवेंट। सैंपल स्पेस में से जब भी कोई एलिमेंट निकाला जाएगा उसे क्या बोल देते हैं? इवेंट। तो इवेंट क्या होती है? तो अगर मैं इसकी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन की बात करूं तो इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस से अगर आप कोई भी चीज निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट। इवेंट इज सबसेट ऑफ एनी सैंपल स्पेस, या सैंपल स्पेस इज सुपरसेट ऑफ एनी इवेंट। तो इवेंट में यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे? तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा। यहाँ पे इवेंट में इवन नंबर में कितने एलिमेंट आएंगे? तो आप कहेंगे इवन नंबर तो 2 भी है, इवन नंबर 4 भी है, इवन नंबर 6 भी है। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 3। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो कितने एलिमेंट आएंगे? तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो कितने एलिमेंट आएंगे? 3। तो यहाँ पे इवेंट में एलिमेंट है एक, तो इसे बोला जाता है NE से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बराबर 1। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बराबर कितना? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितना है? 3। यहाँ पे देखेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, NS से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में कितने हैं? 6 हैं। तो अगर मुझे 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी होती तो क्या मैं ये नहीं कहता कि 2 नंबर आने के तो एक ही चांसेस है, तो एक ही तरीके से आएगा। टोटल कितने तरीके में से? 6 में से। तो ये क्या लिखा है दोस्तों? एक क्या है ये? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, और 6 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। एन क्यों लगाया? नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में से ही कुछ पूछी जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। बात यहाँ तक समझ में आई? हमने छोटी छोटी बातें करी, अच्छी अच्छी बातें करी। तो आपसे इसी तरीके से जो अगली क्लास होने वाली है क्लास 2, वो इतनी बेहतरीन क्लास है, आप यकीन मानिएगा कि अगर आपने उस क्लास को अच्छे से देख लिया तो 90% जो डाउट आपके दिमाग में चलते हैं, 90% जो डाउट आपके दिमाग में चलते हैं वो दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो टीचर ये कहते हैं कि मेरे ऐसे तरीके हैं जो इंटरनेट पे भी नहीं मिलेंगे, वो चीज भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपकी भी आंखें खुलेंगी। तो आप जरूर देखिएगा अगली क्लास, क्लास 2, ताकि उस चीज की गहराई मैं आपके सामने रख पाऊं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी बड़े अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जो कि बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलिए, नए हैं तो चैनल पे शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन। टेक केयर।